इनकम टैक्स के लिमिट को बढ़ाकर मिनिमम 15 लाख तक कर देना चाहिए। अगर 20 या 30 लाख तक भी कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आखिरकार इन्फ्लेशन कितना हो गया है? अगर आप इनसे टैक्स वसूल करोगे तो ये खर्च कहां से करेंगे? और अगर ये खर्च नहीं करें तो कॉर्पोरेट्स का माल कैसे बिकेगा? और अगर उनका माल नहीं बिका तो सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था रफ्तार कैसे पकड़ेगी? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं CA M जायसवाल, आपका टैक्स सलाहकार। बजट पूर्व मैं ये अपना पहला वीडियो लेके आ रहा हूं। 1 फरवरी 2025 को हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष का बजट आने वाला है। हमारी वित्त मंत्री सदन में वर्ष 2025 का बजट पेश करेंगी। आशा है इस बजट में मिडिल क्लास को कुछ रियायतें दी जाए। लोग नाना प्रकार के कयास लगा रहे हैं कि बजट में यह होगा, वह होगा, वरन प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं ये होने वाला है, जैसे कि वे ही फाइनेंस सेक्रेटरी हों या फिर CBDT चेयरमैन। लोग अंधेरे में ही तीर फेंक रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान का बजट एक सीक्रेट मिशन के सदृश होता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट तथा टैक्स एक्सपर्ट्स को भी इसकी कोई जानकारी नहीं होती, कोई भनक तक नहीं होती। इन दिनों मिडिल क्लास की इतनी चर्चा हो रही है, परंतु अंत में देखा गया कि बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। इनकम टैक्स में छूट की भी इतनी चर्चा हो रही है, कयास लगाया जा रहा है। अंत में पाया कि बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई छूट, कोई राहत दी ही नहीं गई। मैं स्वयं अपने वीडियो में पर्सनल इनकम टैक्स को कम करने की निरंतर वकालत करता रहा हूं। बजट के पूर्व संध्या में या अपराह्न में मैं बजट की संभावनाओं को लेकर कोई चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि ऐसे अनुमानों से, ऐसे प्रेडिक्शन से बचना ही चाहूंगा। हाँ, यह चर्चा जरूर करूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या उचित होगा। इतना तो कमोबेश सभी जानते हैं, सभी मानते हैं कि मिडिल क्लास की हालत बहुत पतली है। हालात इतने नाजुक हैं कि लोगों के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी पैसा नहीं है। लोगों के पास खर्च करने को पैसा है ही नहीं। सभी वर्गों के मिडिल क्लास की हालत खस्ता है। आप चाहे जिस प्रकार के मिडिल क्लास में उनका वर्गीकरण कर लें, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर मिडिल क्लास, लोअर अपर मिडिल क्लास या फिर अति लोअर मिडिल क्लास, उन सब की हालत खस्ता हाल ही है। और फिर लोअर क्लास या जिनकी कोई क्लास ही ना हो, मैं इन सब का वर्गीकरण आर्थिक आधार पर ही कर रहा हूं। कृपया आप इसे अन्यथा लेने की भूल ना करें। हाँ, तो इन सब के हालात खस्ता हाल हैं, फटे हाल। आजकल मिडिल क्लास की चर्चा बहुत आम है, तो मैं भी मिडिल क्लास की ही चर्चा करूंगा। तो क्या होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए बजट में? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इनकम टैक्स के लिमिट को बढ़ाकर मिनिमम 15 लाख तक कर देना चाहिए। अगर 20 या 30 लाख तक भी कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आखिरकार इन्फ्लेशन कितना हो गया है? अगर आप इनसे टैक्स वसूल करोगे तो ये खर्च कहां से करेंगे? और अगर ये खर्च नहीं करें तो कॉर्पोरेट्स का माल कैसे बिकेगा? और अगर उनका माल नहीं बिका तो सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था रफ्तार कैसे पकड़ेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? दूसरा प्रावधान जो निहायत ही जरूरी है वह है LIC प्रीमियम तथा PPF और सुकन्या समृद्धि तथा सीनियर सिटीजन सेविंग्स योजना भी। इन जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर छूट की राशि को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख तक कर देना चाहिए। मेडिक्लेम तथा मेडिकल एक्सपेंसेस पर मिलने वाले छूट को भी बढ़ाकर कम से कम 2 लाख तक करना ही चाहिए। और विशेषकर सेक्शन 80C और 80D के डिडक्शंस को मात्र ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम तक ही सीमित न रखकर इसे वरन न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ करना उचित होगा। इससे मिडिल क्लास को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को भी किक मिलेगा। इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च पर भी छूट मिलना चाहिए। शिक्षा के मद में होने वाले वर्तमान खर्च को देखते हुए वार्षिक 1.5 से 2 लाख तक। 2 बच्चों पर कम से कम इतना खर्च तो हो ही जाता है।
शिक्षा पर मिलने वाले इस छूट से जहां एक और मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, वहीं शिक्षा की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा योगदान भी होगा। और हाँ, यह सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, सिर्फ वेतन भोगियों को ही नहीं, जैसा कि सेक्शन 1014 के अंतर्गत अभी होता है। डिविडेंड इनकम को भी इनकम टैक्स से मुक्त कर देना चाहिए। अपनी पूर्ववर्ती वीडियोस में भी मैं लगातार डिविडेंड इनकम को कर मुक्त करने की वकालत करता रहा हूं। आम आदमी को तो यह सहूलियत मिलनी ही चाहिए। पहले डिविडेंड पर कंपनियों से ही टैक्स लिया जाता था, न कि शेयरधारकों से। इससे आम जनता को बहुत राहत रहती थी। पहले सेक्शन 1034 के अंतर्गत डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट हुआ करता था, टीडीएस आदि का भी कोई चक्कर नहीं रहता था। और कंपनियों से सेक्शन 115O के अंतर्गत डिविडेंड पर डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लिया जाता था। आम निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। परंतु वर्तमान सरकार ने, कदाचित निर्मला ताई ने या फिर जेटली भाई ने इस प्रावधान को उलटकर शेयरधारकों पर ही टैक्स लगा दिया, कॉर्पोरेट्स के हक में और मिडिल क्लास के विरुद्ध। अगर मिडिल क्लास को सहूलियत देनी है तो उनसे डिविडेंड इनकम पर कोई टैक्स वसूली नहीं करनी चाहिए। देखिए सरकार हमारे इस सुझाव पर कितना अमल करती है, क्या होने की संभावना है, क्या होगा। मैं इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसकी चर्चा ही बेमानी है, क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं, मालूम हो ही नहीं सकता। तब फिजूल का कयास लगाने का क्या मतलब। मैं इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी की चर्चा भी नहीं कर रहा। मैं उससे बचते हुए सिर्फ मिडिल क्लास की समस्याओं, उसकी दुश्वारियां, उसकी आकांक्षाओं, उनकी हसरतों का जिक्र कर रहा हूं। बजट में मिडिल क्लास को, आम जनता को कौन कौन सी छूट मिलनी चाहिए, कैसी राहत मिलनी चाहिए, मैं मात्र उसका जिक्र कर रहा हूं। सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार को अब कॉर्पोरेट से ध्यान हटाकर, बड़े पूंजीपतियों से ध्यान हटाकर जरा आम जनता पर ध्यान देना चाहिए, मिडिल क्लास का विचार करना चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास की परेशानियों तथा उसकी अपेक्षाओं का जिक्र कर रहा हूं। पहले भी किया है, फिर से कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसके अलावा सरकार को जीएसटी के रेट्स को भी कम करना चाहिए। कम से कम आटा, चावल, तेल, घी, नमक, मसाला, दूध, दही, अंडा, दवा जैसी नेसेसिटीज पर तो जीएसटी को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए। रेल किराया तथा प्लेटफॉर्म टिकट में भी कमी की आवश्यकता है। आखिरकार इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं बतलाता हूं, कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि कर। चलिए लगे हाथों बतला दूं कि सरकार ने वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को काफी कम कर दिया था, जिससे कि वर्ष 2024 तक के 5 वर्षों में, यानी कि 2019 से 2024 तक कॉर्पोरेट्स को लगभग 9 लाख करोड़ का फायदा हुआ और सरकार को रेवेन्यू लॉस। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक कंपनियों को मिलने वाले छूट की यह राशि बढ़कर लगभग 10.5 से 11 लाख करोड़ तक हो जाएगी। कॉर्पोरेट्स ने इस टैक्स सेविंग्स का कोई भी अंश ना तो अपने कर्मचारियों को पास ऑन किया और ना ही उपभोक्ताओं को, यानी कि कंज्यूमर्स को। अब समय आ गया है कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि कर इस धनराशि को उनसे वापस वसूल करे तथा पर्सनल इनकम टैक्स में कमी कर जनता को राहत प्रदान करे। पर्सनल टैक्स में कमी से होने वाली बचत राशि अंततः इन कंपनियों के, इन कॉर्पोरेट्स के माल के क्रय में ही यूज होगा, यानी कि कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे कि घूम फिर कर उन्हें ही लाभ पहुंचने वाला और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी वृद्धि होगी तथा देश की इकोनॉमी को गति भी प्राप्त होगा। कॉर्पोरेट्स को मिलने वाले तमाम गैर वाजिब रियायतों को समाप्त कर सेज, टैक्स हेवन्स एंड टैक्स शेल्टर्स जैसी रियायतों को समाप्त कर सरकार टैक्स व्यवस्था को दुरुस्त करे। इससे इकोनॉमी को ही लाभ पहुंचेगा। इन सब से कॉर्पोरेट्स का मुनाफा तो जरूर कम हो जाएगा, पर डरिए मत, अगर ये देश छोड़कर पलायन की सोचे भी तो भी अपना माल बेचने तो उन्हें यहीं पर आना होगा, इंडिया में। भारतवर्ष उनके लिए तथा विदेशी कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ा बाजार जो रहा। और फिर यहाँ का सस्ता लेबर,
सस्ती रॉयल्टी पर मिलने वाले माइंस आदि, ये सब तो उनके लिए दुधारू गाय सदृश जो है। और एक गुजारिश, टोल टैक्स को भी कम करो भाई, बहुत वसूली हो चुका। गडकरी जी अब तो बख्शो, और डीजल पेट्रोल गैस इलेक्ट्रिक को भी सस्ता करो भाई। नाउ फिंगर्स क्रॉस्ड, वेट फॉर द बजट। मिलते हैं फिर बजट के बाद। थैंक यू।